वीरू पाजी मेरे पास आए थे तो उसको जिसको मैंने ग्रेड 6 एडवांस हेयर लॉस, सारा एरिया खाली हो चुका था, थोड़े से बाल थे पीछे। अगेन ये एक मिथ है और हमें जो कमेंट्स आप देखोगे ऐसे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं इस बात पे, लेकिन इसमें 1% भी ट्रूथ नहीं है कि कलरिंग करने से आपके बाल झड़ जाते हैं या बॉल्ड हो जाते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। जो इसलिए ऑयल लगा रहे हैं कि हाँ बाल रुखे हैं, बालों में चिकनाई आए, बाल सुंदर दिखें, वो सही कर रहे हैं। तो इसीलिए आपने जब ऑयलिंग अगर आपको करना भी है तो आपने यहाँ नहीं रब करना है, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे फंगस ही बढ़ेगा। आपने बालों के लेंथ में लगाना है। तो लड़के कैसे लगाएं ऑयल, जरा सा ऑयल ऐसे ले लें और बालों पे इस तरह से हल्का सा लगा रही है। मगर यूज़ कैसे करने हैं, कब करने हैं और कैसे करने हैं, इसमें SLS है। अब SLS क्या है, आई एम श्योर आप बताएंगे ऑडियंस को। और ये जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है ये है 2000 रुपये का, इसमें भी SLS है। बाकी क्या अलग है इन दोनों में, होम्योपैथी में क्या आप सोचते हैं? होम्योपैथी के बारे में मेरे से मत पूछो, क्योंकि कन्वेंशनल लेट्स से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में एक ये पति है जो अब जिस पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे पेशेंट्स देख रखे हैं। या हम कोई भी और ब्रांड ले लेते हैं, कोई हाँ जी, उसमें और वो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट गया है आर्गन ऑयल टाइप, या सिर्फ आप प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो दही और नींबू, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड है। शैम्पू पे इन्वेस्टमेंट 10 गुना कर देंगे। लगाते कैसे हैं ये नहीं किसी को, ये कौन बताएगा? तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा है आपने समीर, क्योंकि आज तक ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने नहीं पूछा है। ये जो ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं टोपी बना रहे हैं हाँ, कि जेन्युइन है ये काम? हाँ। चटपटी स्टोरीज, फिनोमिनल इंफॉर्मेशन एंड ऑसम कॉन्वर्सेशन जो करेंगी आपको हेल्प। द सैम के शो। बॉस शैम्पू, साथ में ये थोड़ा महंगा वाला शैम्पू, डबल द कॉस्ट नहीं, 10 टाइम्स द कॉस्ट। साथ में हेयर जेल, ये कंडीशनर भी लेके आए हूँ स्पेशली, हम दुकान गए थे। डैंड्रफ शैम्पू और सीरम ये भी लाए हैं। मगर यूज़ कैसे करने हैं, कब करने हैं और कैसे करने हैं, मेरे पास इसका जवाब नहीं था। तो हमने बुलाया है आज डॉक्टर गौरांग कृष्णा को हमारे साथ यहाँ पर, जो बताएंगे आपको ये सब। हाँ बिल्कुल, तो आज हम लोग मिलके समीर सारा पर्दाफाश करेंगे, इन प्रोडक्ट्स की सच्चाइयाँ, फ़ायदे, नुकसान और रियलिटी क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको बाल बचना है तो बालों की इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है क्या? सो डॉक्टर गौरांग कृष्णा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज आपसे ना मिथ्स जो है बहुत हैं, वैसे बाय द वे डिबंक करेंगे साथ में मिलके। सही है। फन एपिसोड बनाएंगे आज एक। बिल्कुल। तो शुरुआत भी एक अनोखे तरीके से करना चाहता हूँ आपके साथ। ओके। मैं कुछ प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ। अच्छा। मार्केट गए थे हम, हाँ। नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, आपसे बातें करनी है हाँ। और आपसे प्रश्न पूछने हैं उनके ऊपर। जी। वेट करिए एक सेकंड, लगता है कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है। चलिए जी, 2 प्रोडक्ट्स हैं ये एक साधारण शैम्पू है जी, जो तकरीबन 140 रुपए का है जी। इसमें SLS है। अब SLS क्या है, आई एम श्योर आप बताएंगे ऑडियंस को। हाँ। और ये जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है हाँ। ये है 2000 रुपए का, इसमें भी SLS है। बाकी क्या अलग है इन दोनों में और क्या ये फुलफिल कर रहे हैं नीड, क्योंकि ये छोटा प्रोडक्ट है 250 ml, ये 350 ml, मगर ये 2000, ये 140। प्लीज एक्सप्लेन करिए कि हम ज़्यादा पैसा जो दे रहे हैं उसका क्या रीज़न है? हाँ, देखिए इस पे हम लोग ने पहले भी बात करी और ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या महंगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू अ बेटर प्रोडक्ट और अ यूनिक प्रोडक्ट। कुछ तो डिफरेंस होता ही है, लेकिन अगर आप इसका लेबल पढ़ेंगे, इसके इंग्रेडिएंट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 90% इंग्रेडिएंट सेम है, विच इज़ अ शैम्पू बेस। जो हमने SLS की बात की, वो सोडियम का एक एल्कली है, सोडियम लॉरेट सल्फेट, और इसमें और भी सारे साबुन जो आपको झाग बनाते हैं, जो आपकी गंदगी निकालते हैं, तो जो साबुन वाला पार्ट है, शैम्पू वाला पार्ट है, वो सारा सेम है। फ़र्क थोड़ा बहुत होता है जो अंदर मटेरियल है उसमें। जो महंगा वाला शैम्पू है उसमें कुछ बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे रोजमेरी ऑयल एक्सट्रैक्ट, आर्गन ऑयल एक्सट्रैक्ट। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत जो हम लोग लेट्स से एंटी हेयर फॉल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, बेटर कंडीशनिंग एजेंट्स हो सकते हैं। इनका फ्रेग्रेंस जो केमिकल है वो थोड़ा सा सॉफ्टर केमिकल है, इनकी फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो इनसे एलर्जीज होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। और अगर आप वो महंगे वाले का डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें रिसाइक्लेबल प्लास्टिक जो मटेरियल है जिससे बॉटल बनी है वो रिसाइक्लेबल है, विच इज़ लेट्स से इको फ्रेंडली।
सो आप यहाँ पे शैम्पू के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा ब्रांडिंग के हिसाब से उन्होंने एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा पैसे खर्च किए होंगे, तो इसका आप एक्स्ट्रा दे रहे हो एंड इट्स अ फील गुड। मेडिकली अगर बात करें, रियलिटी में क्या है, क्या जो सस्ता है वो 20 गुना कम अच्छा है महंगे वाले से? तो ऐसा नहीं है, 5-10% का फ़र्क है। क्या आप सस्ता वाला यूज़ करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, या क्या आप महंगा वाला यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, दोनों ही साबुन है। मैं तो अपने जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, जो मेरे दोस्त मेरे से पूछते हैं, आप लाइफ बॉय से सर धो लो या आप एक 5000 के शैम्पू से सर धो लो, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लाइफ बॉय आपके बालों को थोड़ा सा रूखा कर देगा, आप ज़रा सा उस पर हल्का सा ऑयल लगा लो, बात वही है। लेकिन लेट्स से जिसको हम बोलते हैं कि एक शैम्पू होता है जो सल्फेट फ्री होता है, तो थोड़ा सा लेस डैमेजिंग है आपके हेयर के लिए, बालों को कम रूखा करता है, बाल अच्छे से स्टाइल हो जाते हैं, और जो बालों का टूटना है वो थोड़ा सा कम होता है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। सो मेरे हिसाब से जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है, या जिसके 5000 का शैम्पू लेने में इसके पॉकेट में एक डेंट हल्का सा भी पड़ता है, उसको नहीं लेना चाहिए 5000 का शैम्पू। लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके लिए मायने नहीं रखता है, देन वाई नॉट। आप 5% भी बेटर जा रहे हैं तो आप जाइए। आपने आर्गन ऑयल की बात करी और उस प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं उनकी बातें करी अभी यहाँ पर। ये जितने भी पदार्थ हैं वो कितना बेटर हैं देन, आपने बात करी एक साधारण शैम्पू, लाइफ बॉय का आपने नाम लिया, या हम कोई भी और ब्रांड ले लेते हैं कोई ले, हाँ जी, उसमें और वो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट गया है आर्गन ऑयल टाइप, कितना फर्क है वो जानना बहुत जरूरी है। हाँ देखो, फ़र्क इतना है ही नहीं जिसने जो आपको कुछ विजिबल चेंज देगा। आपने 3 महीने सस्ता शैम्पू यूज़ किया, आपने 1 महीने सस्ता शैम्पू यूज़ किया वर्सेस आपने 1 महीने महंगा शैम्पू यूज़ किया, तो क्या आपके बालों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शैम्पू आपके सर पे कितनी देर तक रहता भी है, 2 मिनट 3 मिनट। शैम्पू का मेन काम है बाल धोना, गंदगी निकालना, तो सस्ता शैम्पू भी वैसे ही कर देता है और महंगा शैम्पू भी वैसे ही कर देता है। बट अगर आप बोलते हो नहीं मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे 1% भी अगर चांस है कुछ इंप्रूवमेंट का, मैं वो करना चाहूँगा, तो फिर आप वो 5-2 मिनट के लिए आर्गन ऑयल करेंगे तो आपकी बालों की स्मूथनेस थोड़ी सी बेटर हो जाती है। आप में एक जिसको कहते हैं ना हर्बल नेचुरल कंडीशनर आप यूज़ कर रहे हैं रादर देन अ केमिकल बेस्ड कंडीशनर, तो वो आप उसका एक हल्का सा आप प्रीमियम पे करते हो। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, कोई बहुत ज़्यादा या इवन 20% का भी डिफरेंस नहीं है, जहाँ कॉस्ट का इतना बड़ा डिफरेंस होते हुए। कॉस्ट 10 गुना से ज़्यादा है, 15 गुना है, 15 गुना है, लेकिन इफेक्ट में वो 1/10 का डिफरेंस आप मान सकते हैं। चलिए ये तो पता चला। अभी एक स्टेप पीछे जाएंगे, अब बात करते हैं, आपने शैम्पू की बात करी, जी, बातों में से बात निकलती है। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था, शैम्पू करते हैं हम, बट हमें कोई बचपन से सिखाता तो है नहीं कि शैम्पू करा कैसे जाता है। जी जी, किस तौर तरीके से मैं यहाँ बाल में शैम्पू करके करूँ, कितनी देर रखूँ उस शैम्पू को, क्योंकि ये माइनर चीज़ है जी, मगर बहुत बड़ी चीज़ है। जी। शैम्पू पे इन्वेस्टमेंट 10 गुना कर देंगे, लगाते कैसे हैं ये नहीं किसी को ये कौन बताएगा? तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा है आपने समीर, क्योंकि आज तक ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने नहीं पूछा है, एटलीस्ट पॉडकास्ट में किसी ने नहीं पूछा, और ये बहुत ही रेलेवेंट है क्योंकि कई लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि शैम्पू क्या होता है, कंडीशनर क्या होता है, क्लियर शैम्पूज क्या होते हैं, शैम्पू विद कंडीशनर क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। तो शैम्पू बेसिकली एक साबुन है जो आप यूज़ करते हैं आपके बालों में जो गंदगी है, सर पे जो तेल जमा हो गया है, जो फंगस आ गया है, उसको क्लीन करने के लिए। तो शैम्पू लगाने का तरीका है, आप हाथ में शैम्पू लें, उसका हल्का सा झाग बनाएं, उसको अच्छे से रब करें, लेट द जो झाग बन रहा है उसको सर पे बनने दें, आपको स्कैल्प पे रब करना है। बालों पे कई लोग ऐसे ऐसे बालों पे लगा के छोड़ देते हैं, वो शैम्पू नहीं है, आपको स्कैल्प पे रब करना है, आप अपनी स्किन साफ कर रहे हैं तो आप अच्छे से रब करें, कम से कम 2 मिनट तक छोड़ना है उसको। जैसे आपने सुना होगा कि कपड़े सोक करने हैं, कपड़े सोक क्यों करते हैं, ऐसे करके तुरंत क्यों नहीं धो लेते हैं? जब सोक होता है कपड़ा या कोई भी बर्तन तो उसका गंदगी, साबुन को टाइम मिलता है गंदगी को एब्जॉर्ब करने का। तो वैसे ही जब आप शैम्पू कर रहे हैं तो 2 मिनट तक छोड़ दें उसको। तो मैं अपने पेशेंट को ये बोलता हूँ कि जब आप नहाना स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज़ आप शैम्पू लगाइए, उसके बाद अपना बॉडी वगैरह नहाइए और फिर लास्ट में शैम्पू क्लीन कर लीजिए, क्योंकि कुछ मिनट तक अगर शैम्पू रहेगा सर पे तो आपकी गंदगी अच्छे से निकलेगी। हो सकता है आपको हर दिन शैम्पू करने की नीड ना पड़े, आप हफ्ते में 2 बार 3 बार शैम्पू में आपका काम चल जाएगा। तो ये हुआ शैम्पू। दूसरा होता है कंडीशनर। 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, और मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए अगर आप में से किसी ने भी 2 पूरे मिनट जेन्युइनली शैम्पू अपने स्कैल्प पे छोड़ा है, क्योंकि मैं भी अपना हाथ खड़ा करता हूँ, नहीं छोड़ते, 2 मिनट नहीं छोड़ता मैं,
तो अब मुझे समझ आ रहा है कि यार ये तो ऑब्वियस सी बात लग रही है। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू आप जो कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ होती है कंडीशनर, जो एक अलग चीज़ है। कंडीशनर का काम होता है बालों में चमक लाना, बालों में एक स्मूथनेस लाना। वो साबुन नहीं है कंडीशनर। कंडीशनर एक थिक पेस्ट है जो आपको यहाँ रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रा सा लेके आप एक लेप की तरह बालों के ऊपर से लगा दीजिए, उसको भी 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट छोड़ दीजिए और फिर उसको रिंस ऑफ कर लीजिए। तो बालों पे एक कोटिंग कर देता है जिससे बालों में एक चमक आती है, क्योंकि जो प्योर शैम्पू है वो बालों को रूखा करता है, ऑयल निकाल देता है, यही उसका काम है। तो इसलिए हल्का सा आपको एक ऑयलिंग, एक कंडीशनिंग इफेक्ट चाहिए, जिसके लिए आप कंडीशनर यूज़ करते हैं। ईज़ के लिए आजकल जो नॉर्मली कमर्शियली अवेलेबल शैम्पूज़ है वो एक फास्ट लाइफस्टाइल के ईज़ के लिए एक सा, तो ये जो अपने एक प्रोडक्ट है ये है कंडीशनर। तो ये हम शैम्पू के बाद लगाते हैं, लेकिन हमने जो पहले एक सस्ता वाला यूज़ किया था वो होता है शैम्पू विद कंडीशनर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है लोगों के पास, कई लोगों को इतने पैसे नहीं है कि शैम्पू अलग से करें फिर कंडीशनर अलग से करें। जैसे आपने बताया कि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो 2 मिनट तक शैम्पू भी रखते हैं। तो अगर मैं किसी को बोलूँगा नहीं आप 2 मिनट तक शैम्पू रखो, उसके बाद 1 मिनट तक कंडीशनर रखो, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। तो इसलिए शैम्पू विद कंडीशनर आता है। तो जनरली जो हमारे FMCG शैम्पूज होते हैं, मोस्ट ऑफ देम वो शैम्पू विद कंडीशनर होते हैं, आपका टाइम बचा। और आप रेकमेंड करते हैं वो आइडियल तरीका, नहीं हम लोग आइडियल तरीका ये है कि पहले आप प्योर शैम्पू यूज़ करें जिसमें कंडीशनर नहीं है, जो आप अच्छे से स्किन में रगड़ें। उसके बाद एक कंडीशनर यूज़ करें जो आप सिर्फ बालों पे थोड़ी देर रख के उसको साफ कर लें। बट ये प्रैक्टिकल कम होता है। तो वाओ, मुझे नहीं पता था। मैं कंडीशनर को स्कैल्प के लिए यूज़ कर रहा था। नहीं, वो है ही नहीं, स्कैल्प के लिए है ही नहीं कंडीशनर। और यहाँ पे एक बात है, तेल भी स्कैल्प के लिए नहीं है। जनरली हम लोग तेल रगड़ते हैं स्कैल्प पे कोई काम नहीं कर रहे थे, वो बालों के चमक के लिए। कंडीशनर बालों पे लगाने के लिए, ऊपर सरफेस पे, और शैम्पू जड़ों में, स्किन में लगाने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। मगर गोइंग बैक टू आपने कंडीशनर की बात करी, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये एक प्रोडक्ट है। अगेन ये थोड़ा सा रीजनेबली महंगा प्रोडक्ट है, 1000 रुपए का मार्केट में। ऐसे प्रोडक्ट्स कंडीशनर की शेप में भी आपको मिल रहे हैं, वो 100 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर, अलग अलग पैकेजिंग के। बिल्कुल। मगर ये जो प्रोडक्ट है मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये बातें कर रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑयल कंडीशनर हैं, इसेंशियल ऑयल्स हैं इसके अंदर वगैरह। अब क्या हम इन इसेंशियल ऑयल्स का पैसा दे रहे हैं? हाँ, तो ये जो प्रीमियम है ये आप इन इंग्रेडिएंट्स का ही दे रहे हो। अब अपार्ट फ्रॉम द पैकेजिंग, अपार्ट फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग, आप जो लेट्स से हम पैसे की बात नहीं करें, जो ये एक नॉर्मल कंडीशनर से इसको जो बेटर बनाते हैं थोड़ा सा, वो इनके जो बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, जो आपकी कंडीशनिंग को बेटर कर रहे हैं। आप केमिकल बेस्ड सिलिकॉन कम यूज़ कर रहे हो, आप नेचुरल इंग्रेडिएंट ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा भी नहीं है कि ये प्योरली हर्बल है, ये कंडीशनर बेस है, इसमें वो सारी चीज़ें, लेकिन थोड़े से बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। और अब दूसरा क्वेश्चन है कि चलो लेस केमिकल मतलब क्या प्रॉब्लम है केमिकल से? अगर हमने केमिकल ही लगा दिया तो उससे प्रॉब्लम क्या है? तो जो थोड़े से सिंथेटिक केमिकल हैं, सिलिकॉन वगैरह है, उस पर एक फार फेच होता है कि भाई आपकी स्किन में लॉन्ग टर्म में शायद कुछ इरिटेशन कर दें, शायद वो जो आप धो रहे हो वो जो वाटर में जा रहे हैं वो कम बायोडिग्रेडेबल है, तो आपके सी वाटर को, ग्राउंड वाटर को हल्का सा पोल्यूट कर सकते हैं। दीज आर वेरी फार फेच थिंग्स। लेकिन बस वही जो थोड़ा सा 5% डिफरेंस है उसका प्रीमियम है ये। सो डबल द कॉस्ट और ट्रिपल द कॉस्ट डज नॉट मीन डबल द इफेक्ट। कंडीशनिंग में कितनी बार हमें करना चाहिए? क्रिस्प आंसर टू दैट कि कितनी बार हफ्ते में लगाएं? देखिए, आइडियल तो ये कि जब भी आप शैम्पू कर रहे हैं क्लियर शैम्पू से हर बार कंडीशनिंग कर लीजिए, पर्टिकुलरली उनकी जिनके बालों में ड्राइनेस है, जिनके बाल नॉर्मल है, कोई खास ड्राई फ्रीजी नहीं होते हैं शैम्पू के बाद, तो हफ्ते में एक बार काफ़ी है कंडीशनिंग। और आपको अगर कंडीशनर नहीं भी यूज़ करना है तो आप ऑयलिंग कर सकते हैं, विच इज एज गुड एज कंडीशनर। चलिए कंडीशनिंग से निकलते हैं और एक इंटरेस्टिंग पार्ट में चलते हैं जहां पर हम देखते हैं आज की डेट में स्पेशली विमेन लॉट ऑफ कलरिंग कराने के लिए जाती हैं मार्केट में। इवन मैन एक्चुअली, व्हाट एम आई सेइंग, आई मीन ऑब्वियसली लोग कलर करते हैं अपना हेयर। हाँ बिल्कुल। कलरिंग का एक माना जाता है कंसिस्टेंट कलरिंग करना ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 10 years, मेरे बाल जो है उससे झड़ जाएंगे, चाहे मैं अमोनिया फ्री वाला भी कर रहा हूँ। इसमें कितनी ट्रूथ है? ये एक टोटल मिथ है, इसमें 1% भी ट्रूथ नहीं है कि कलरिंग करने से आपके बाल झड़ जाते हैं या आप बॉल्ड हो जाते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ये बिल्कुल ट्रूथ नहीं है, क्योंकि जो कलर लगाया जा रहा है वो आपकी जड़ों तक नहीं पहुंच रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड इट्स अ प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट कि कलर एक डाई है जो आप जहाँ पे लगा रहे हो वो डेड पार्ट है, आप केराटिन के ऊपर लगा रहे हो जहाँ पे लाइट सेल्स नहीं है, तो वो आप
का जो नेचुरल कलर है उसको काला कर रहा है, जो भी आप कलर यूज़ कर रहे हो वो हो रहा है, आपकी जड़ों के अंदर जाके उसको डैमेज नहीं कर रहा है। तो कलरिंग की वजह से हेयर लॉस, खासतौर से परमानेंट हेयर लॉस या बॉल्डनेस होने का चांस है 0%। अब ये मिथ आई कहाँ से, क्यों? जैसे आपने कहा कि 5-6 साल बाद लगाया तो हम तो 5-6 साल पहले हमारे बाल अच्छे थे, अब हमारी हेयरलाइन पीछे चली गई है। वो टाइम के साथ हुआ है, वो कलर आप नहीं भी लगा रहे होते तो भी ये होता। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कोरिलेट करने की, ये देखो अच्छा ये हुआ था, शायद उस समय ये दवाई खा ली थी तो हो गया था। ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, ये तो समय के साथ होना ही था। एक साथ में एक कोइंसिडेंस था कि आपने उस समय कलर भी यूज़ किया। चलिए एक और मिथ पे चलते हैं, और ये सबसे बड़ी मिथ है जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ। मगर डॉक्टर आप हैं, एक्सपर्ट आप हैं यहाँ पर। ऑयलिंग, लोग बात करते हैं सरसों का तेल, जी बादाम का तेल और विभिन्न प्रकार के तेल मार्केट में है। जी ये जो तेल हम लगा रहे हैं, इनसे हम अगर इनको लगाएंगे डेली बेसिस पे ऑल थ्रू आउट टीनेज से ऑनवर्ड या बचपन से ही ऑनवर्ड, तो हमारे बाल घने रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, नहीं झड़ेंगे, क्योंकि हमारे पुरखों के भी नहीं झड़े थे। राइट? इसमें कितनी सच्चाई है? अगेन ये एक मिथ है, और हमें जो कमेंट्स आप देखोगे ऐसे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं इस बात पे, लेकिन फैक्ट यही है कि ऑयल लगाना और बालों का झड़ना, चाहे ज़्यादा होना या कम होना, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ऑयल का काम है बालों में या स्किन में चिकनाई लाना, ये तेल का काम होता है। मजबूत नहीं करता, मजबूत नहीं करता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है ऑयल का वो जड़ों तक जाके, जो अपने एड्स में विज्ञापनों में देखा होगा कि आप एक पर्टिकुलर ऑयल आप लगा रहे हैं, वो ऐसे जड़ों में गया और उसको ऐसे पोषण दिया जड़ों को, ऐसा कुछ नहीं होता। जड़ों को पोषण नहीं देता। एडवर्टाइजिंग में तो बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग में तो करना ही है ना, एडवर्टाइजिंग में नहीं करेंगे तो वो क्यों कोई खरीदेगा? तो डॉग सरासर झूठ बेचा जा रहा है फिर। नहीं देखिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑयल लगाना यूजलेस है, यूजलेस नहीं है। ऑयल लगाने से बालों में चिकनाई आती है, रूखापन जाता है, तो ये जो बालों का शाफ्ट है, जो आप रूखा बाल आसानी से बाल टूट जाता है, वो ऑयल बचाता है। लेकिन जड़ों के अंदर जाके जड़ों को पोषण नहीं देता, तो आपके पतले बाल को मोटा नहीं करता। अगर आप जेनेटिक हेयर लॉस आप में हो रहा है, उसको ठीक नहीं करता। कई लोग इसी में टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं, ऑयल लगा के, और धीरे धीरे बॉल्ड। ब्रांड का नाम लेना चाहता हूँ, मगर वो नीली बोतल है, ठीक है, वो तो यही दिखाती है कि आपने लगाया और बिल्कुल जड़ों में गया तेल, जिसको बिल्कुल आपने एग्जैक्ट बोला था अभी, ऐसे गया तेल और बाहर निकला और वो बाल बड़ा हो गया। हाँ। और वो बाल बिल्कुल हेल्दी बाल है। ये सो हमने भी खरीदा है जी, यही सोच के। बिल्कुल एक टोटल मिथ है आप कह रहे हैं? ये टोटल मिथ है। ऑयलिंग करना, चाहे आप रोज भी ऑयलिंग करो, और आपको अगर जेनेटिक हेयर लॉस या किसी बीमारी की वजह से आपका हेयर लॉस होता है, जड़ें खराब होती हैं, वो फिर भी होगा, उसमें कोई रोकथाम नहीं है। उसमें आर्ग्यूमेंट ये आता है कि नहीं फिर केरला में बाल अच्छे क्यों होते हैं रिलेटिवली, नहीं गांव में बाल अच्छे क्यों होते हैं रिलेटिवली। वो गांव में इसलिए बाल रिलेटिवली अच्छे होते हैं अगर हम बिगर पिक्चर देखें, क्योंकि लाइफस्टाइल बेटर है, डाइट थोड़ा सा बेटर है, स्ट्रेस लेवल्स कम है, वातावरण अच्छा है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है, ना कि ऑयल। और केरला में क्या होता है कि जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, केरला में भी लोग बॉल्ड होते ही हैं, और शहरों में नॉर्थ इंडिया में कई लोग बॉल्ड नहीं भी होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ऑयल नहीं लगाया बट बॉल्ड। तो ये जो लोग यूज़ कर रहे हैं ऑयल ये सोच के कि नहीं इससे हमारा बालों का झड़ना कम हो जाएगा, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो इसलिए ऑयल लगा रहे हैं कि हाँ बाल रुखे हैं, बालों में चिकनाई आए, बाल सुंदर दिखे, वो सही कर रहे हैं। तो इसीलिए आपने जब ऑयलिंग अगर आपको करना भी है तो आपने यहाँ नहीं रब करना है, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे सिर्फ फंगस ही बढ़ेगा। आपने बालों के लेंथ में लगाना है। तो लड़के कैसे लगाएं ऑयल? ज़रा सा ऑयल ऐसे ले लें और बालों पे इस तरह से हल्का सा लगा रही है। लड़कियाँ कैसे ऑयल लगाएं? वो अपने बालों की लेंथ में लगाएं, 40 मिनट्स 45 मिनट्स तक छोड़ दें, उसके बाद वॉश कर लें। ऑयल ने अपना काम कर दिया है। जड़ों में चंपी करने से वो नहीं अंदर जाके कुछ करता है। मैं थोड़ी देर सदमे में हूँ जी, क्योंकि हमने ये नहीं सुना था। हाँ, ये एक प्रथा है, हमारा कल्चर है ये ऑयल लगाना। कल्चर इसलिए बना ताकि रिलैक्सिंग होता है, मसाज इफेक्ट से आदमी काम डाउन होता है। मसाज पे आते हैं। मसाज पे जी, मसाज पे ये एक कॉमन डिस्कशन है, और ये कमेंट भी आए थे हमें पूछने के लिए, क्योंकि उनको पता चला कि हम आपसे बात करने वाले हैं। उन्होंने आपके काफ़ी पॉडकास्ट भी देखे हैं, तो उन्होंने ये पूछा हमसे कि मसाज करने से कंसिस्टेंट जो चंपी हम बोलते हैं बाल झड़ जाते हैं, फिर वो बाल वापस नहीं आते हैं, इसमें सच्चाई कितनी है? तो ये एक नया है। जनरली लोग मसाज करते हैं इसलिए कि बाल वापस आए।
तो अच्छा लेट्स से जो अच्छा पॉइंट है मसाज का कि जब मसाज करते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ रहा है स्किन पे, तो बालों पे भी थोड़ा सा ब्लड जा रहा है रूट्स पे, तो थोड़ा सा बेटर है। लेकिन अब आप वो मसाज ऑयल से करें या पानी से करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस मसाजिंग एक्शन है। जो आपने का क्वेश्चन है कि मसाज के दौरान जो बाल झड़ जाते हैं उससे बॉल्डनेस हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो आप मसाज के दौरान या बाल धोने के दौरान या कंघी करने के दौरान जो बाल टूटते हैं वो नॉर्मल है, वो बाल टूटना, वो बाल वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक मैसेज मेरा ये है कि अगर आपका थिक बाल जो बाल टूट रहा है, चाहे किसी भी वजह से टूट रहा है, आपने खींच लिया या कंघी करते हुए टूट गया या फीवर के बाद टूट गया या प्रेगनेंसी के बाद टूट गया, अगर मोटा बाल टूट रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, बाल वापस आ जाएगा, आना ही है। तो मसाज की वजह से बाल आपके टूटे हैं तो कोई टेंशन नहीं, चाहे 100 बाल भी क्यों ना टूट गए हो। तो बड़ा रिलीफ मिलेगा मुझे भी और बहुत और जनता को जी, भी यहाँ पर जी। रियलिटी जान के। हाँ, तो लेकिन अगर उसमें जो आपके बाल टूट रहे हैं उसमें ज़्यादा छोटे पतले बाल हैं, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। क्योंकि अगर छोटा पतला बाल टूट रहा है तो वो शायद वापस ना आए, सो वो आप ट्रीट करेंगे। लेकिन एक नॉर्मल हेयर टूट रहा है, चाहे 200-300 भी टूट रहा है, कोई लॉन्ग रन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हेयर लॉस शैम्पूज की बात होती है जी कि अभी हमने कितने शैम्पूज हाँ देखे। अब सोचिए इन्हीं में से एक शैम्पू मैं यहाँ पर लेके आऊँ और उसमें लिखा हुआ है हेयर लॉस प्रिवेंशन शैम्पू, और ऐसे मार्केट में बिल्कुल बहुत है, है। बिल्कुल है। काफी लोग उसको यूज भी कर रहे हैं। उसमें कितना बेनिफिट है उनका, कुछ तो बेनिफिट होगा। हाँ, तो कुछ है, हम लोग भी प्रिस्क्राइब करते ही हैं ऐसे शैम्पूज। मेरा पर्सनली होता है कि मैं जनरली कोई शैम्पू प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ अनलेस कोई दवाई का एंटी फंगल शैम्पू वगैरह हो। लेकिन पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे कुछ तो बताओ एक शैम्पू, जब मैंने एक्सपेक्ट तो हम लोग कुछ शैम्पूज बताते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उस शैम्पू को जो हम लोग एंटी हेयर लॉस शैम्पू बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कैफीन होता है जो ब्लड फ्लो एनहांसर है, उसमें कई बार सॉपल्मेटो नाम की एक दवाई होती है जो थोड़ा सा DHT ब्लॉकिंग इफेक्ट होता है, उसमें कुछ सर्टेन बायोटिन वगैरह चीज़ें होती हैं। सो अगर आप इसको लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ो तो वो कोई दवाई की तरह काम करेगा, जो कोई नहीं करता। ऑफ कोर्स हम उसको 1-2 मिनट में साफ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें लेट से 2% भी इफेक्ट चाहिए तो कम से कम 5 मिनट तक हमें उस शैम्पू को लगा के छोड़ना है, तब वो दवाई की तरह काम करेगा। तो अगर हम एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जिसमें कैफीन या अदर चीज़ें हैं, तो हमें उसको लगा के 5 मिनट तक छोड़ना है, तो हमें कुछ मदद मिलेगी। क्वेश्चन ये है कि क्या उससे मेरी हेयर लॉस, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, ये 2% इफेक्ट है। लेकिन वही अगर आप एक नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह आप ये कर लें तो आपको 2% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। और अगर डैंड्रफ की ओर चलते हैं, सो डैंड्रफ की बातें होती है वहां पर कि डैंड्रफ अगर हो गया और कंसिस्टेंट डैंड्रफ चले जा रहा है, हमें स्कैल्प ड्राई होगी, डैंड्रफ हो गया, इसका क्या मीनिंग है एट द एंड? ये बॉल्डनेस की तरफ जा रहे हैं हम, बिकॉज नोशन तो यही है। नहीं, तो डैंड्रफ से बॉल्डनेस नहीं होती है। जिनकी बाल ऑलरेडी प्रॉब्लमैटिक हैं और डैंड्रफ हो गया तो उसमें थोड़ा सा तेजी हो जाती है गिरने में, बस इतना होता है। सो डैंड्रफ होने का मतलब ये नहीं है कि हम बॉल्ड होने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो डैंड्रफ के लिए हम लोग कहते हैं आप फ्रीक्वेंटली बालों को क्लीन करो, गंदगी मत रहने दो, DIY मतलब घरेलू उपचार करो, दही नींबू वगैरह करो, तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट मिलता है। बट अगर इससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है या आपका डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा है तो मेडिकेटेड शैम्पूज होते हैं, मेडिकेटेड लोशंस होते हैं जिसमें प्राइमरली एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो हम लोग रिकमेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन, कई बार टैबलेट्स भी होती हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी ऑफ डैंड्रफ शैम्पू या लोशन या ओरल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर हम एक बार वापस जाते हैं, आपने बात करी यहाँ पर दही लगाने की और देसी नुस्खे हमारे, क्योंकि देखिए इंडिया में तो प्रथा है, हाँ बिल्कुल, हर चीज का एक नुस्खा है Yes. और चला भी है। हाँ ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं चला है, हाँ बिल्कुल बट किस हद तक? जी। आपको अगर आज की डेट में सिर्फ डैंड्रफ की बात हो रही है, कुछ अगर देसी नुस्खे हमें बताने हैं लोगों को कि यार देखो ये मटेरियल जो बाहर के हैं मत खरीदो, घर पे आपके पास इतने और तरीके हैं जी। क्या रेकमेंड करेंगे आप? तो यहाँ पे क्या है कि डैंड्रफ के में दो मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन आयुर्वेद इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइंस और ये बहुत पुराना साइंस है और इसकी काफ़ी चीज़ें अच्छा काम करती हैं। तो डैंड्रफ में जो सबसे ईजी है, और अगर आपका पर्टिकुलर आपका डैंड्रफ माइल्ड है या सिर्फ आप प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, तो दही और नींबू, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड है, इसमें एक खट्टापन है जो आपके फंगस को भी क्लीन करता है, उसको मारता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है और साथ में आपके स्कैल्प की ऑयलीनेस को भी काटता है। ऑयल आप एक तरह से मानिए कि फंगस के लिए खुराक है, तो उसको भी कम करता है। तो अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ है या आप डैंड्रफ के प्रिवेंशन में जाना चाहते हो तो 15 से 20 मिनट
दही में एक नींबू निचोड़ के अच्छे से स्कैल्प पे, सिर्फ बालों में नहीं लगाना है, स्कैल्प पे लगाना है, स्किन में लगाना, मसाज करें। मसाज करके इसको आप 15 मिनट छोड़ दें, फिर इसको वॉश कर लें और आप इसको ट्राई करके देखें। शायद आपके डैंड्रफ में और खासतौर से ऑयली डैंड्रफ में आपको इससे मदद मिलेगी। अगर आपको सूखा डैंड्रफ है, सिर्फ पपड़ी झड़ रही है, लेकिन तो आप हल्का सा 30 मिनट्स के लिए ऑयलिंग कर लें स्कैल्प पे, जिससे आपके स्किन में नमी आएगी तो स्किन का सूखापन जाएगा। आपने आयुर्वेदा की बात करी जी, वो बहुत इंटरेस्ट करता है मुझे, जी। क्योंकि आयुर्वेदा हम अभी ये पूरा ये सेक्शन अभी भी हम मिथ्स पे ही है, जी। क्योंकि हम मिथ्स को पहले डिबंक करना चाहते हैं या वैलिडेट करना चाहते हैं। आयुर्वेदिक आपने बात करी, कुछ कुछ चीजें चलती भी हैं। वाइल आप एडमिट कर रहे हैं कि आप एलोपैथिक में मेडिकेशन में ऑब्वियसली ज्यादा बिलीव करते हैं, जी। एज योर प्रोफेशन ऑब्वियसली। तो मैं एक्सपर्ट एलोपैथी का हूँ, बट मैं आयुर्वेद में बिलीव करता हूँ। वो रैंडम क्लेम्स की ये तो गारंटीड क्योर है, वो सब बेकार की बात है, लेकिन जो एक सही वैद्य आपको बताता है वो आई बिलीव इन दैट। क्योंकि आयुर्वेदिक ऑयल ट्रीटमेंट्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है जी। काफी पार्लर्स वगैरह में भी ऑफर हो रहे हैं पैकेजेस के रूप जी, में, जी। और ब्रांड्स कर रहे हैं ऑफर। बिल्कुल। ये जो ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं, टोपी बना रहे हैं हाँ। कि जेन्युइन है ये काम? हाँ, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन है जैसे आयुर्वेदिक ऑयल जिसमें अनियन एक्सट्रैक्ट्स हैं, अनियन ऑयल जिसको बोलते हैं, या रोजमेरी ऑयल है, या कैस्टर ऑयल है, तो क्या ये यूजलेस है? आंसर इज नो, दे आर नॉट यूजलेस। इनका काम है, ये आपकी जड़ों को स्टिमुलेट करते हैं, आपके हेयर को थोड़ा सा बेटर करते हैं। क्या ये इतने इफेक्टिव हैं कि जो क्लेम्स अब आ रहे हैं, बाल उग जाएंगे, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, ये क्लेम को डिबंक करना चाहूँगा। ये फॉल्स क्लेम्स हैं, ये मार्केटिंग क्लेम्स होते हैं कि आपने अनियन ऑयल लगा लिया या कैस्टर ऑयल लगा लिया या एक पर्टिकुलर जड़ी बूटी का ऑयल लगा लिया तो अब गंजे के सर पे बाल उग जाएंगे। ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लोग एक डेस्परेशन में मार्केटिंग वजह से उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट हमारा काम बीइंग एक्सपर्ट्स, और आपको ज़्यादातर जो वैद्य हैं, जो एक्चुअल वैद्य हैं, वो आपको ही बताएंगे कि ये प्रिवेंशन में काम करेगा, ये आपके मेन ट्रीटमेंट में सहायक बनेगा। बट आप इसको अपना मेन ट्रीटमेंट अगर मानेंगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और मेन ट्रीटमेंट से आप अपने बाल बचा सकते थे, वो आप टाइम खो रहे हैं। वो थोड़ा इस आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा। एक और तरफ चलते हैं अब, जो बिल्कुल अलग ही नज़रिया है, जिसमें हम बात करते हैं जैसे कि आई हैव बीन वेरी लकी कि मैं बहुत डॉक्टर्स से मिला हूँ, अलग अलग चीज़ें जो बॉडी पार्ट्स के ऊपर हमने बातें करी हैं, तो मैंने एक कॉमन फैक्टर नोटिस करा है वहाँ पर कि सारे लोग ये बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ करो फॉर दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, तो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो उस बॉडी पार्ट के लिए अच्छे होते हैं। बालों के लिए कौन सा हार्मोन है जो बॉडी रिलीज करती है? जैसे हम डोपामिन वगैरह की भी बातें करते हैं, तो वो क्या हार्मोन है जो रिलीज होगा जिसमें मेरे बाल घने उग जाएंगे, मजा आएगा उसके बाद? और कैसे करें ये रिलीज? अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई हार्मोन बालों के लिए नहीं होता। नेगेटिव हार्मोन है जो मेल हार्मोन हमारा DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो किल कर रहा है बालों को। जो हार्मोन बालों को बेटर करता है वो DHT का ऑपोजिट, ईस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन्स। वो तो फीमेल हार्मोन है। फीमेल हार्मोन जो बालों को बेटर करता है, जो हम बढ़ा नहीं सकते और ना हम बढ़ाना चाहते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली मेल बॉडी में ऐसा कोई पर्टिकुलर हार्मोन नहीं है जो डायरेक्टली बालों को हिट करे पॉजिटिवली। लेडीज के अंदर ईस्ट्रोजन है, तभी प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज गेट द बेस्ट हेयर ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन से इतने बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि बाल बहुत घने हो जाते हैं, हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाता है, एंड आफ्टर डिलीवरी सडन हेयर फॉल होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल सडनली डिक्रीज करते हैं। सो ईस्ट्रोजन इज अ हार्मोन विच इज़ बहुत अच्छा है जो बालों के लिए, जो अनफॉर्चुनेटली न हमारे पास ज़्यादा है और न हम ज़्यादा बनाना चाहते हैं उसको फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट हैप्पीनेस हार्मोन विच इज़ ऑपोजिट ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, जो आप एक्सरसाइज से, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ से, अपने दोस्तों के साथ मिलके, अपनी फैमिली के साथ मिलके, नेचर में जाके जो आप रिलीज करते हो, हार्मोन विच मेक्स यू हैप्पी, मेक्स योर हेयर हैप्पी एज वेल, क्योंकि स्ट्रेस एंड हेयर लॉस डायरेक्टली रिलेटेड है, एंड दैट्स वाई एंटी स्ट्रेस इज ऑल्सो इक्वल टू एंटी हेयर लॉस। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। होम्योपैथी में क्या आप सोचते हैं? होम्योपैथी के बारे में मेरे से मत पूछो, क्योंकि कन्वेंशनल लेट्स से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में एक ये पथी है जो अब जिस पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे पेशेंट्स देख रखे हैं जिन्होंने सालों साल होम्योपैथी
के नाम पे ये पर्टिकुलर शैम्पू, ये पर्टिकुलर ऑयल, ये पर्टिकुलर मीठी गोली खा के अपना टाइम और पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है और फाइनली अपना यूथ वेस्ट किया है, फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट में आए हैं। तो होम्योपैथी में समहाउ इन हेयर लॉस, अदर प्रॉब्लम जैसे पीसीओडी वगैरह, उसमें मैंने होम्योपैथी के बड़े अच्छे रिजल्ट देखे हैं, बट इन हेयर लॉस होम्योपैथी का आई एम टोटली अगेंस्ट इट। फेयर पॉइंट। इसके बाद बात आती है, लेट्स गो टूवर्ड्स बहुत फीमेल जितनी हमारे यहाँ पर ऑडियंस है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो हमें आया था। ऑलमोस्ट एवरीवन अपने हेयर आज की डेट में स्ट्रेटन करते हैं घर पे जी, वो आयरन मशीन लगाते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, यू लुक गुड आफ्टर दैट एंड दे से कि हमारे बाल उससे झड़ते भी हैं, जलते भी हैं और झड़ते भी हैं। क्या वो बाल परमानेंट डैमेज्ड हैं फ्रॉम द रूट कि वो बाल जो झड़ गया वो वापस आ जाएगा? सो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। बोथ स्ट्रेटनिंग एंड पर्मिंग, आपके बाल जहाँ पे वो आप हीट लगा रहे हैं, डेड पार्ट, उसको डैमेज करता है। उस समय तो सुंदर दिखता है, बट हीटिंग की वजह से बालों का जो क्यूटिकल है वो डैमेज होता है, बालों में फ्रिजनेस, ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स आते हैं। बट ये जो नया बाल ग्रो होता है वो वापस नॉर्मल ग्रो होता है। इसीलिए आपने एक बार स्ट्रेटनिंग कर ली तो जिंदगी भर के लिए स्ट्रेटनिंग में बाल वो कुछ समय के बाद फिर से नॉर्मल स्टेट में आते हैं, क्योंकि जो नया बाल आ रहा है वो नॉर्मल है। तो हीटिंग प्रोडक्ट से, आयरनिंग से आपकी जड़ों में कोई डैमेज नहीं हो रहा। अगर आप रेगुलर आयरन यूज़ कर रहे हैं, आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है क्योंकि ब्रेकेज बढ़ सकती है, लेकिन आपकी जड़ों में कोई नुकसान नहीं है, ये एक श्योरिटी है। तो जो नए बाल आएंगे वो नॉर्मल आएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स पर्टिकुलरली लेडीज़ में उन नए बालों को लेंथ तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हाँ, 5-6 महीने ऐसे निकल सकते हैं जब आपको अपने बाल खराब लगे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्ट्रेटनिंग, हीटिंग द हेयर। तो जड़ों में कोई डैमेज नहीं है, 0% चांस। वाओ। एक और क्वेश्चन आया है जो बहुत मेल लोग भी पूछते हैं, क्योंकि वो कंघी करते हैं जी। कंघी तो सब करते हैं ऑलमोस्ट, और वो जड़ों पे प्रॉपर कंघी करते हैं, चाहे वो एक ब्रश का रूप हो या प्रॉपर ओरिजिनल कंघी हो, कंघा लगाएंगे, तो उससे झड़ते हैं बाल। बिल्कुल। अब सबको लगता है मैंने अपने बाल रूट से प्लग कर दिए, वो झड़ गए बाल। ये ट्रूथ है कि नहीं, इट्स ओके, कंघी करो? कंघी करो, कंघी करना अच्छा है, स्टाइलिश हो रहा है, उससे आप ऐसे कर रहे हो, उससे एक ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है फ्रिक्शन से, और दिख भी अच्छा रहा है, तो कंघी तो करना ही है। कंघी करते हुए जो बाल टूटते हैं वो जड़ से टूट रहे हैं, लेकिन जड़ के साथ नहीं टूट रहे हैं, जड़ अंदर है, वो जड़ फिर से बनाएगी। तभी आपने सुना होगा दिन के 50-100 बाल गिरना नॉर्मल होता है, क्योंकि ये बाल फिर से आ जाते हैं। हेयर की एक साइकिल होती है, ग्रोइंग फेज जिसको एनाजन बोलते हैं, शेडिंग फेज जिसको टेलोजन बोलते हैं, तो ये बालों की साइकिल चलती है। तो अगर आपके अच्छे बाल हैं और आपके दिन के 50-60 बाल टूट जा रहे हैं शैम्पू के दौरान, कंघी के दौरान, ऐसे आपने किया, 2 बाल हाथ में आ गए, ये सब नॉर्मल है। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचो ना, अगर 100 बाल गिरना नॉर्मल होते तो एक साल में कितने बाल गिर जाते हैं? तकरीबन 35,000 बाल। तो सब वापस आ रहे हैं, सारे बाल वापस आ रहे हैं। तो कंघी करते दौरान आपके अगर 2-3 बाल 4 बाल टूट रहे हैं तो कोई भी टेंशन नहीं है। बट अगर आपके जो बाल टूट रहे हैं उसमें से ज़्यादातर बाल छोटे पतले बाल हैं, ये टेंशन की बात है। दैट मीन्स रूट्स अंदर से वीक हो रही हैं, आपको इसका एक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक फन क्वेश्चन पूछूं आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सर पे बाल कितने होंगे एवरेज एज अ मेल? यस। सो कुछ दिनों पहले तक, या हम लोग अपने बचपन में सुनते आए हैं कि जितने आसमान में तारे हैं उतने हमारे बाल हैं। ऐसा नहीं, बाल इतने भी नहीं है, काउंटेबल बाल हैं। तो हम एवरेज एक इंसान पे, मेल पे 1 लाख बाल या 1 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं जब हम पैदा होते हैं। समय के साथ, जब हम एजिंग के साथ, ये धीरे धीरे कम होते हैं। जो कि जिनको प्रॉब्लम है उनमें वो 1 लाख के 10,000 भी रह सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनके 1 लाख के धीरे धीरे 60,000 50,000 ओवर 60-65 साल ये हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज आप 70,000 से 1 लाख बाल सर पे होता है, मेल एंड फीमेल दोनों के। मेल एंड फीमेल दोनों पे। ह्यूमन रेस में ये होता है। फीमेल्स में बालों की क्वालिटी बेटर होती है बिकॉज ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन के। अच्छा, फीमेल पे ही रहते हैं फिर 1 मिनट के लिए। अब क्या होता है कि मेनी वुमेन वो अपनी रीबॉन्डिंग कराती है, स्मूथनिंग कराती है हेयर की। बुरा है कि ओके है टू डू? स्मूथनिंग से मुझे आपत्ति नहीं है। आप स्मूथनिंग करा रहे हैं, कभी कभी केराटिन करा रहे हैं अच्छी क्वालिटी का, तो इससे मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकली ट्रीट नहीं किया जाता है बालों को। मुझे रीबॉन्डिंग से आपत्ति है। रीबॉन्डिंग जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, वो बालों का जो हाइड्रोजन और सल्फर बॉन्ड्स है
उसको तोड़ता है, तभी बिल्कुल कर्ली बाल स्ट्रेट हो पाते हैं। बट उससे बालों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है, जड़ें नहीं ख़राब होती हैं, लेकिन मैंने अपने बहुत पेशेंट देखा है जो रीबॉन्डिंग के बाद उनकी हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। वापस मिल जाते हैं बाल, लेकिन वो वापस स्टेज आने में 2-3 साल लग जाते हैं इतने बालों को लंबा होने में। तो रीबॉन्डिंग मेरे हिसाब से जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। स्मूथनिंग, अगर आपके बाल थोड़े से कर्ली हैं, फ्रिजी हैं, स्मूथनिंग अच्छी क्वालिटी का केराटिन वो आप करें 4-5 महीने में एक बार, दिस इज नो प्रॉब्लम। आप केराटिन की बार बार बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा केराटिन एक्सप्लेन करें हमारी ऑडियंस को, व्हाट डज इट मीन। ओके, सो केराटिन आजकल बहुत पॉपुलर हो गया, और एक और चीज़ बहुत पॉपुलर हुई है, हेयर बोटॉक्स। ये बड़ा आजकल सुनने में आ रहा है, हेयर बोटॉक्स। तो हेयर बोटॉक्स, केराटिन, ये काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं, जिसमें एक हाइड्रोलाइज केराटिन नाम का एक केमिकल होता है जिससे आपके बालों को कोट कर दिया जाता है। तो आपके बाल, ये उनके लिए होता है जिनके बाल बड़े फ्रिजी हैं, रूखे दिख रहे हैं, जो बोलते हैं ना ऐसे झाड़ू की तरह निकल रहे हैं बाल, तो उनके लिए ये पार्लर प्रोसीजर, ये कोई मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, पार्लर प्रोसीजर है और ये ठीक होता है। तो जिनके बाल फ्रिजी हैं उनके जो हेयर का जो लेंथ होती है उसको कहते हैं हेयर शाफ्ट, और उसमें जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं क्यूटिकल। तो उनके क्यूटिकल में ब्रेक्स होते हैं, टेढ़े मेढ़े क्यूटिकल्स होते हैं, तो इन ब्रेक्स को वो हाइड्रोलाइज केराटिन फिल करता है। उसके बाद एक हीटिंग की जाती है जिससे बालों में वो स्मूथनिंग आ जाती है, और उसी से बना है हेयर बोटॉक्स। हेयर बोटॉक्स में बोटॉक्स नहीं है, हेयर बोटॉक्स नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वही कर्ली हेयर या फ्रिजी हेयर स्मूथ हो रहे हैं, जैसे बोटॉक्स के बाद रिंकली फोरहेड स्मूथ होता है, तो इसलिए हेयर बोटॉक्स मार्केट के हिसाब से कैची नेम है। बट ये केराटिन ही है, लेकिन इस केराटिन में एक केमिकल नहीं होता है, फॉर्मल्डिहाइड। नॉर्मल केराटिन पैक में फॉर्मल्डिहाइड होता है, जो कि एक कैंसर बनाने वाला केमिकल माना गया है। हेयर बोटॉक्स में जो पैक यूज होता है वो फॉर्मल्डिहाइड फ्री होता है, महंगा होता है बट फॉर्मल्डिहाइड फ्री होता है, तो उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर स्किन और ऑन योर बॉडी इज वेरी लेस। आगे चलते हैं, एक और प्रोडक्ट लाया हूँ मैं, ओके, हेयर जेल। जी जी, ठीक है, अब कोई भी कंपनी का ले लेंगे, मतलब एक कंपनी पे क्या बात करनी। मुझे बताइए, हम जब जेल लगाते हैं, हेयर तो स्टाइल हो रहे हैं, वो तो मजा आ रहा है पूरा, मगर कोई कोई जेल्स बिल्कुल ग्लू की तरह हो जाए, हार्ड कर देते हैं बालों को। हाँ। कोई नॉर्मल रखते हैं, कोई सिर्फ शाइन देते हैं। इज इट गुड फॉर माई हेयर कि मैं ये जब लगा रहा हूँ? सो एक्सेसिव यूज ऑफ जेल, और पर्टिकुलरली बिल्कुल जो हार्ड होल्डिंग जेल होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। अगेन, जड़ों को डैमेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन बालों पे आप लग रहा है वो तो डैमेज हो ही रहे हैं। अगर आपने कभी 10-15 दिन में एक बार यूज़ कर लिया, फिर 2-3 घंटे के बाद धो लिया, तो इट्स फाइन। बट आपने लगा के रखा, अगले दिन फिर से लगा लिया, अगले दिन फिर से लगा लिया, तो हेयर शाफ्ट ड्राई हो जाता है, फ्रीजी हो जाता है, जड़ से नहीं जाता लेकिन टूट जाता है, तो आपको बाल अपने कम दिख सकते हैं। नया बाल जो आएगा वो नॉर्मल आएगा, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें किसी भी चीज़ को अब्यूज़ करना चाहिए। यूज़ करें आप, जब आपकी कोई पार्टी हो, कुछ इवेंट हो, आप यूज़ करिए, बट हर दिन लगाने से आपकी हेयर क्वालिटी ख़राब होती है, फिर आप बाल फ्रिजी होंगे, फिर आप चाहेंगे मैं कुछ केराटिन करा लूँ, ये करा लूँ, उससे फर्दर हेयर शाफ्ट में डैमेज होता चला जाएगा। तो वंस इन अ वाइल यूज़ करने के लिए दे आर ओके, बट ज़्यादा यूज़ करने से हेयर की क्वालिटी ख़राब होती है। हेयर क्वालिटी की बात हो रही है, तो एक और प्रोडक्ट है, हाँ, सीरम। सीरम हर क्वालिटी का आता है जी, हर ब्रांड में आता है, नॉर्मल चीज हो गई है, जी। लोग ये हर रोज लगाते हैं आफ्टर बेथिंग। यस, गुड और बैड? इट्स ओके, बिकॉज जो अच्छी क्वालिटी का सीरम्स है, अगेन ये बेसिकली सिलिकॉन बेस्ड पॉलीमर्स होते हैं जो आपके बालों को कोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑल्टरनेटिव्स। आइडियल क्या है? आइडियल ये है कि आप 2 ड्रॉप ऑयल, चाहे जो भी अच्छा लगता हो, कोकोनट ऑयल, बादाम ऑयल, वो ऊपर ऊपर से लगा लें, विच इज़ आइडियल वे ऑफ लेट्स से बालों में चमक लाने के लिए। बट कई लोगों को वो थोड़ा सा ऑयली फील अच्छा नहीं लगता, एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लगा पाते हैं, तो बालों में चिपचिपाहट आ जाती है, तो वहाँ पे सीरम्स अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये कॉस्मेटिकली प्लीजिंग है। बालों में चिकनापन भी, शाइन भी आती है, लेकिन चिपचिपे ऑयली नहीं दिखते हैं। पर्टिकुलरली जिनके बाल पतले हैं, कम है, उसमें वो क्लम्प नहीं होता है। सो इट्स ओके टू यूज़। आई एम नॉट अगेंस्ट सीरम्स। मेरे हिसाब से सीरम अगर आप लगा रहे हैं 2-3 ड्रॉप शैम्पू के बाद, बाल धोने के बाद, तो इट शुड बी ऑल राइट। सीरम आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है, सीरम आपको ऐसे ऊपर से बालों पे लगाना है। दिस इज हाउ सीरम यूज़ किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने डैंड्रफ की बहुत बातें करी। जी जी, बहुत पॉपुलर ब्रांड है ये, नाम नहीं लेंगे। हाँ। मगर ये जो ब्रांड मैं बात कर रहा हूँ, और ये एंटी डैंड्रफ है जी, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट टुडे, ओवरऑल शैम्पू में भी। यस। मुझे ये बताइए, ये कितना काम कर रहा है मेरे लिए, ये दूसरे शैम्पू से क्यों अलग है, और इसकी रेगुलर यूसेज
क्या मेरे बाल को उल्टा डैमेज कर देगी क्योंकि मे बी इट्स टू स्ट्रॉन्ग फॉर माई हेयर? ओके, सो ये जो अलग इसलिए ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है क्योंकि इसमें एक दवाई एक पदार्थ है ZPTO, जिंक पायरिथियोन। तो इसका एक माइल्ड एंटी फंगल इफेक्ट होता है, माइल्ड एंटी डैंड्रफ इफेक्ट होता है। जैसे हमने बात की थी नेचुरल जैसे दही और लेमन की, तो उस स्ट्रेंथ रेंज में है। जो लोग अब ऑफ कोर्स दही लेमन लगाना सबके बस की बात नहीं है, इतना टाइम नहीं होता, तो वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। तो अगर मुझे एक ऑप्शन दिया जाए कि क्या मैं ZPTO यूज़ करूँ या दही और लेमन यूज़ करूँ, तो मैं चूज़ करूँगा दही और लेमन यूज़ करूँ, क्योंकि हर्बल है, प्लांट प्रोडक्ट है, तो कुछ भी नहीं होगा लॉन्ग रन में। फिर क्वेश्चन आता है ZPTO से क्या हो जाएगा, किसी को नहीं पता है क्या हो जाएगा, यूज़ 20 साल से यूज़ हो रहा है, तो ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन वही बालों का रफनेस, बालों का ड्राइनेस इससे हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, क्या ये पर्टिकुलर ब्रांड बार बार यूज करने से हेयर लॉस हो सकता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि सब कुछ शैम्पू बेस में ही है, सब में साबुन है, और साबुन लगाने से जड़ें खराब नहीं होती हैं, और इस शैम्पू से भी जड़ें खराब नहीं होती हैं। तो अगर आपका हेयर लॉस हुआ है और आपको लगता है नहीं मैंने तो 10 साल से ये वाला शैम्पू यूज़ किया है, तो एटलीस्ट ये आप निश्चिंत रहे कि इसकी वजह से नहीं हुआ है। एक डिवर्जन मारते हैं आप जी। हमने बालों के ऊपर इतनी बातें कर ली है, मगर थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं और बोलते हैं कि मुझे हो क्यों रहा है, मेरे बाल झड़ क्यों रहे हैं। सो सबसे पहले देन फाइंडिंग आउट कि क्यों झड़ रहे हैं, पता कराना कोई ब्लड वर्क के थ्रू। पॉसिबल है कि मेरा आज कोई घर आया पैच लैब से और वो मेरे को बता जाए बॉस आपके बाल जाने वाले हैं, तो आप रेडी हो जाओ, आपको कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कोई टेस्ट है? तो अब बालों के झड़ने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो ब्लड टेस्ट में बेसिकली जो हम टेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें कुछ आइडिया लगे कि नहीं अलर्ट हो जाएं वरना शायद बाल जा सकते हैं, वो है आयरन। तो जो आपके ब्लड में आराम से टेस्ट हो सकता है, आयरन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हेयर ग्रोथ। आपके बॉडी में आयरन कम है, फेरेटिन कम है, तो आप प्रोन हैं हेयर लॉस के लिए, तो वो एक टेस्ट है। विटामिन डी भी लिंक्ड है आज की डेट में हेयर लॉस से, तो आप वो टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपका विटामिन डी कम है तो ऑफकोर्स बोन मसल तो सबको ही पता है, लेकिन हेयर लॉस में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी का रोल है। तो अगर आपका विटामिन डी कम है तो आप अलर्ट हो जाएं, सप्लीमेंट लें, धूप में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें, D3 की वो खा सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बिल्कुल। हैं। और तीसरा टेस्ट होता है जो इतना आमतौर पे नहीं किया जाता है, वो होता है जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि बालों के स्ट्रक्चर में और बालों की ग्रोथ में एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए नीडेड है। तो जिंक का एक नॉर्मल हमारे जो हम पैकेज लेते हैं उसमें नहीं होता, बट जिंक का अलग से टेस्ट हो सकता है। जनरली हम लोग उनमें जिंक टेस्ट करवाते हैं जो हमारे पास आते हैं विद हेयर प्रॉब्लम, जिनमें हमें लगता है कि हर चीज़ टेस्ट कर लो, तो एक जिंक अलग से ऐड किया जाता है। दूसरा, गर्ल्स के केस में PCOD, तो जिनको PCOD है, फीमेल हार्मोन इम्बैलेंसेज हैं, उनको भी थोड़ा सा हेयर लॉस से लेके अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि PCOD में मेल हार्मोन बढ़ने लगता है, फीमेल हार्मोन कम होने लगता है। तो वो अगर आपका डिरेंज है फीमेल का खास तौर से, तो उनको भी बालों के हिसाब से थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। पुल टेस्ट क्या होता है? बिकॉज आजकल बड़ी बातें हो रही हैं कि देयर इज अ पुल टेस्ट, जेन्युइनली मतलब पुल करके निकालना है बाल। तो आपने काफ़ी रिसर्च की है समीर इस पॉडकास्ट को लेके। तो पुल टेस्ट एक टेस्ट है जो आप घर पे कर सकते हैं, या जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने हेयर लॉस कंप्लेन को, वो आपको करता है। वो एक क्लिनिकल टेस्ट है जिसमें इस तरह से थंब और फिंगर के बीच में बालों को कुछ 50 बालों को ऐसे पकड़ के हल्का सा टक किया जाता है। तो अगर बिना ज़्यादा फोर्स लगाए हमारे 10 बाल आसानी से टूट जाते हैं, मतलब हमारे बालों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि 10% से ज़्यादा बाल ईजिली नहीं टूटने चाहिए नॉर्मल केस में। तो ये होता है पुल टेस्ट। जितने भी दर्शक हैं इस समय कितने जाइए और अभी के अभी पुल टेस्ट करा के दिखाइए हमारी ऑडियंस को कि करना कैसे होता है। तो पुल टेस्ट घर पे आप आराम से कर सकते हैं। बस अपने बालों को इस तरह से पकड़ें और बहुत ऊपर से नहीं, थोड़ा सा स्किन के पास से पकड़ें और हल्का सा टक करें, हल्का सा, इतना ऐसे खींचेंगे तो बाल आएंगे। आपके निकले बाल? मैं वही देखना चाह रहा था कि मेरा पुल टेस्ट क्या कहता है। तो पुल टेस्ट हल्का सा करें, तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 1 बाल 2 बाल आए, दैट्स नॉर्मल, बट आउट ऑफ 50 अगर आपके 6-7 बाल आ रहे हैं 10% से ज़्यादा, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। और इसी का एक एडवांस वर्जन है, उसको हम कहते हैं बेसिन टेस्ट। कि पुल टेस्ट में अभी हमने बात की थी, अगर मोटा बाल टूट रहा है, चाहे 10-20 भी टूट रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए एक आता है बेसिन टेस्ट, जिसमें आप गीले बालों में 10 बार कंघी करें, ब्रश नहीं कंघी करें, और जो बाल आपके टूटे विच इज़ नॉर्मल, उसको आप देखें। उसमें से अगर 20% से ज़्यादा, मान लीजिए आपके 20 बाल टूटे हैं, तो अगर 5 से ज़्यादा छोटे पतले बाल हैं, मतलब आपकी जड़ों में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको उस समय टोटली अलर्ट हो जाना चाहिए। यू नीड
सम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, आपको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो फुल टेस्ट और उसी का एक एडवांसमेंट है बेसिन टेस्ट, तो ये दोनों आप घर पे कर सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन भी एक्चुअली यही था कि और क्या क्या टेस्ट हैं हमारे पास, और बिसाइड्स टेस्ट ऑल्सो, और क्या तरीके हैं टू फाइंड आउट कि हाँ जेन्युइनली यहाँ प्रॉब्लम है कि ये बाल टूट रहे हैं। अब आपने बात करी नेचुरली, वैसे ही नहाने में बाल टूटते हैं। मैं एक अंदाजा देना चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कि आपके कितने बाल पर बात टूटना नॉर्मल है। डोंट वरी। तो अगर आपके ओवरऑल बाल आपको ठीक लग रहे हैं कि हाँ ये मेरे बाल ठीक हैं, और आपके एक बाथ में एक बार आपने चाहे बाल धोए या नॉर्मल अपना नहाए, उसमें से 25 से 30 बाल गिर रहे हैं, ये नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर एक्सेसिव है तो शायद कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, ये एक एक्सेसिव स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल का भी एक साइन हो सकता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। बट अगर 20-25 बाल गिर रहे हैं, मोटे बाल गिर रहे हैं, लंबे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अगले दिन थोड़े दिनों में वापस ग्रो होने वाले हैं बाल। क्योंकि लोगों की सबकी आदतें परफेक्ट नहीं होती हैं। मैं आपसे वेरी क्विकली 3-4 चीज़ें पूछूंगा, मुझे बस आप जवाब देंगे इसमें फर्क पड़ता है कि फर्क नहीं पड़ता है। यस नो, ठीक है, ठीक है, यस नो करते हैं इसके ऊपर। स्मोकिंग, यस फर्क पड़ता है। गिरेंगे बाल? अगर आपको बालों की प्रॉब्लम है तो बाल ज़्यादा गिरेंगे, बाल बहुत ही थिक है तो इतना डैमेज नहीं होगा, बाकी जगह तो डैमेज हो रहा है बट बालों पे नहीं होगा। बट अगर बालों में प्रॉब्लम है तो स्मोकिंग हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे जो भी मैं पूछने वाला हूँ वो सिर्फ बाल से रिलेटेड है। सो प्लीज दर्शकों से रिक्वेस्ट करी जाती है, प्लीज ये बालों तक ही सीमित रखिए आंसर्स। बिल्कुल, बालों के लिए तो स्मोकिंग नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, अल्कोहल? अल्कोहल इन मॉडरेशन नो प्रॉब्लम। मॉडरेशन डिफाइन करिए। मॉडरेशन डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर दिन एक नई गाइडलाइन आ जाती है। अभी लेटेस्ट ये है कि अगर आप एक हार्ड ड्रिंक अगर आप 60 ml इन अ वीक भी ले रहे हैं तो दैट इज एक्सेसिव। इवन सम अल्कोहल इज एक्सेसिव। पहले था कि नहीं रेड वाइन ठीक है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट, बट मेरे हिसाब से समथिंग विच इज नॉर्मल इन अ वीक वुड बी आई थिंक 40 to 60 ml इज लाइक ओके। एनीथिंग अबव दैट इज नॉट ओके। बट अब सबकी बॉडी ईच टू ईच हिज ओन, सबकी बॉडी डिफरेंट है। बट जो एक्सेसिव में डिफाइन करते हो, नॉर्मल से बेटर एक्सेसिव को डिफाइन करते हैं। तो एक्सेसिव मतलब अगर आप कंसिस्टेंटली एवरी डे इफ यू आर कंज्यूमिंग मोर देन 40 ml इट इज़ एक्सेसिव, और ये आपके लिवर पे इफेक्ट करता है। तो आपको फैटी लिवर, चाहे वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 हो, इन्फ्लेमेशन, आपका SGOT SGPT बढ़ता है। तो जहाँ आपके अल्कोहल ने आपके लिवर पे इफेक्ट करना स्टार्ट किया, मतलब वो बालों पे भी इफेक्ट करेगा। सो अब उस लिमिट तक हमारे बहुत ही कम ऑडियंस होंगे जो उस लेवल का अल्कोहल कंजम्पशन करते होंगे, बट जो करते हैं एटलीस्ट बालों के हिसाब से दे शुड बी। चलिए अगला पॉइंट, मैस्टरबेशन और एक्सेसिव मैस्टरबेशन। सो मैस्टरबेशन नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो। मेल एंड फीमेल? मेल एंड फीमेल नो प्रॉब्लम। इट्स अ नेचुरल ह्यूमन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, एज नॉर्मल। जितना नॉर्मल सेक्स है संभोग, उतना ही नॉर्मल मैस्टरबेशन भी है। एक्सेसिव मैस्टरबेशन का अब इसका कोई डेफिनेशन तो है नहीं कि व्हाट इज एक्सेसिव मैस्टरबेशन, बट लेट्स आई एम अज्यूमिंग 1 per day इज लाइक ओके फॉर हेयर, फॉर योर हेल्थ, ओके। Moving to the next, excessive oiling. So there is nothing called excessive oiling. If you like using oil, it's fine. मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑयल लगाने से न कोई फ़ायदा है जड़ों में, न कोई नुकसान है। तो एक्सेसिव ऑयलिंग हैज़ नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेयर। ओके, एंड व्हाट अबाउट अगर शैम्पू मैं दिन में 2 बार कर रहा हूँ, 2 बार नहाने की आदत होती है बहुत लोग? बिल्कुल बिल्कुल, एनी इशू? एब्सोल्युटली नो इशू। अगर आप शैम्पू दिन में 2 बार कर रहे हैं, 2 बार नहा रहे हैं, ये फाइन है। जैसे आप जिम कर रहे हैं, आप स्पोर्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, आप खुद एक क्रिकेटर है, तो आप 2 बार शैम्पू करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मिथ है अगेन कि बाल गए क्योंकि शैम्पू बहुत बचपन से हर दिन किया, ऐसा कुछ भी नहीं। एक और ऐड करूंगा, पानी 2 तरीके से जी। पीना, अगर मैं कम पानी पीता हूँ, क्योंकि कम पानी से बहुत चीजें भी जुड़ी हुई है बॉडी में, बालों में कोई इफेक्ट होता है? हाँ, बालों डिहाइड्रेशन का इफेक्ट हर जगह है, बालों पे भी है। बालों में नमी कम आ रही है, बाल इजीली टूट रहे हैं, आपकी बॉडी कम फंक्शन अच्छे से कर रही है, तो आपके बालों पे जड़ों में भी, अंदर जड़ों में भी वो दिखाई करेगा। सो फार ड्रिंकिंग वाटर इज कंसर्न। सेकेंड, नहाना। सो नहाने के पानी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक है कि खारा पानी, हार्ड वाटर था, हम बैंगलोर गए, हम दुबई गए, हमारा एयर लॉस हो गया क्योंकि वहाँ पानी ख़राब था, तो ऐसा नहीं होता है। जनरली बैंगलोर वगैरह गए आप, घर से बाहर गए, तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज हुई, आपका डाइट चेंज हुआ। अब आपकी माँ का खाना खा रहे थे, अब आप जंक फूड पे आ गए, यू आर ऑन योर ओन, लोगों की हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है,
तो वो ज़्यादा बड़ा कॉज होता है रादर देन उस शहर का पानी। लेकिन अगर आपके सप्लाई में बहुत खारा पानी है, हार्ड वाटर, तो उससे बाल में रफनेस आ सकती है एट द मोस्ट। सो नॉट अ ह्यूज फैक्टर। एक हार्ड वाटर था और दूसरा हॉट वाटर था, बॉइलिंग हॉट वाटर। नॉट अ गुड थिंग। अगेन जड़ों में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके बाल उससे रफ हो रहे हैं, आपकी स्किन उससे बहुत ड्राई हो रही है, आपके इचिंग स्कैल्प पे डेवलप हो रहा है, ड्राई फ्लेकिंग, ड्राई डैंड्रफ डेवलप हो सकता है, तो बेस्ट अवॉइड इट। बिल्कुल, एक्चुअली अब हम इन अ वे बेसिक्स पे जाएंगे। ठीक है। बेसिक्स में क्वेश्चन भी बेसिक ही है। जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, कि एक लाइफस्टाइल ओरिएंटेड इशू होता है जिसकी वजह से ज्यादा चांसेस। सो जो एक नॉर्मल आजकल लड़कों में बॉल्डनेस आ रही है, इवन लड़कियों में बहुत वॉल्यूम लॉस हो रहा है, वो 90% रोल जेनेटिक है, हार्मोनल है। एंड जेनेटिक, जब मैं बोल रहा हूँ जेनेटिक, डज नॉट ऑलवेज मीन कि फादर या मदर को होना चाहिए। जेनेटिक मीन्स कि फैमिली पूल में कहीं ना कहीं से आ सकता है। सो 90% जेनेटिक है, लेकिन 10 to 15% लाइफस्टाइल का भी रोल है। तभी हम देख रहे हैं कि हमारे जनरेशन में, हमारे फादर्स की जनरेशन में बॉल्डनेस वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ 40 साल के बाद, 50 साल के बाद। अब ये प्रॉब्लम हो गई है लेट टीन्स, अर्ली 20s। तो यंग एज में इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा चेंज हुआ है, पर्टिकुलरली लास्ट 10 से 15 सालों में हमारा डाइट गड़बड़ हुआ है। जो डाइट की मतलब क्वांटिटी क्वालिटी दोनों में चेंजेस आए हैं, स्ट्रेस लेवल्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, तो ये सारी चीज़ों में जो चेंजेस आया है, जो लाइफस्टाइल का पार्ट है, स्मोकिंग, स्लीप, स्ट्रेस, इससे जल्दी हेयर लॉस हो जाता है। सो 90% जेनेटिक एंड 10% इज लाइफस्टाइल। कहने का मतलब ये है कि अगर आप में अंदर जेनेटिक टेंडेंसी है और आपकी बेस्ट लाइफस्टाइल है तो भी हेयर लॉस होगा, बट देर से होगा। और अगर आप में जेनेटिक बिल्कुल नहीं है और आपकी वर्स्ट लाइफस्टाइल है तो आपका हेयर लॉस, बॉल्डनेस नहीं होगी। तो आज की डेट में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, हमने कॉन्वर्सेशन काफी करी है ऑलरेडी, मगर हमने एक चीज टच नहीं करी अभी तक। ये बाल जो है, इसका कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, फॉलिकल क्या होता है, बाल उगता कैसे है, कितना लंबा हो सकता है, मेल का, फीमेल का वगैरह। थोड़ा बालों के बारे में बताइए, रूट से लेके ऑल द वे। सो ये नाखून की तरह है, जिसमें एक होता है अंदर रूट, जो कि लाइव टिश्यू है, जो ग्रो करता है, और उसके बाद होता है हेयर शाफ्ट, जो ये आप स्किन के ऊपर देख रहे हो। तो एक पार्ट है स्किन के अंदर, जिसको हम रूट बोल देते हैं। उसमें टेक्निकली स्पीकिंग तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, बट रूट। और एक होता है स्किन के बाहर जो डेड पार्ट है, हेयर शाफ्ट। हम अक्सर अपने डेड पार्ट को लेके लगे रहते हैं, लेकिन असली खेल तो स्किन के अंदर हो रहा है। तो इसीलिए तेल, शैम्पू, पानी, इतना फर्क नहीं पड़ता। आप क्या खाना खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें से क्या हार्मोन्स चल रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये ज़्यादा मैटर करता है। सो रूट विच इज़ द लाइव टिश्यू, वो बना रहा है केराटिन, जो बाहर आके आपको बाल दिख रहा है, हेयर शाफ्ट। ये घास की तरह ही है, खाद। ये घास की तरह है, रूट अंदर है, प्लांट की तरह है। प्लांट में तो फिर भी बाहर बहुत सारी लाइव टिश्यू, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। ये डेड टिश्यू है और हम डेड से मजे ले रहे हैं। और हम डेड से ही मजे ले रहे हैं, हम लगे भी इसी के पीछे हुए। तो अगर बात करते हैं स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्चुअली जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी जनता के लिए, बिकॉज काफ़ी लोग स्टेजेस 1, 2, 3, 4 जितने भी होते होंगे उसमें से गुजर रहे होंगे। क्योंकि अगला क्वेश्चन भी मेरे इसके अराउंड ही होने वाला है कि कब हमें कंसल्टेशन की भी ज़रूरत होती है। हाँ, स्टेज 1, 2, 3 जितने भी होते हैं, कैन यू क्विकली एक्सप्लेन ये है क्या? तो मेल पैटर्न हेयर लॉस एक होता है, एक फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। सो मेल पैटर्न हेयर लॉस में स्टेजेस 1 से लेके 6, एक आजकल एक 7 भी बोलने लगे हैं, बट वो इतना टेक्निकल नहीं है। सो 1 से 6 हेयर है कि आपकी हेयर लाइन 2 फिंगर, तो 2 फिंगर को एक आप बॉल पार्ट फिगर मान लें, 2 फिंगर पीछे गई है तो ग्रेड 1, 3 से 4 फिंगर पीछे गई है तो ग्रेड 2, 5 से 6 फिंगर मतलब 1 पाम पीछे गई है तो ग्रेड 3, एंड पूरा गया है मतलब 2 पाम के बराबर गया है 12 फिंगर तो ग्रेड 6। सो ये ग्रेडिंग है कि कितनी आपकी हेयर लाइन पीछे गई है, कितना ब्रॉड आपका फोरहेड होता जा रहा है। फिर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, उसमें 3 ग्रेड माने गए हैं, ग्रेड 1, 2, 3, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कि आपकी मांग कितनी ज़्यादा खुलती जा रही है। सो इंटरेस्टिंग है। तो किस ग्रेड पे हमें डॉक्टर की कंसल्टेशन करनी? ग्रेड 1। सो ऐसा नहीं, तो प्रॉब्लम आजकल क्या है कि लोग जगते तब हैं जब वो ग्रेड 3 पे आ जाते हैं। एटलीस्ट 10 साल पहले तो ऐसे ही होता था। तो फिर हमारे पास कुछ करने को है नहीं। ग्रेड 3 से ग्रेड 0 लाना है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करिए, और ग्रेड 3 से ग्रेड 6 बचाना है तो आप दवाई करिए। वे अपने पेशेंट्स को, और अगेन आपके माध्यम से और हमारे सारे चैनल से यही हम लोग देते हैं
कि आप अर्ली स्टेज पे ही एक्टिव हो जाइए। जैसे ही आपको लगे कि आपकी हेयरलाइन थोड़ी सी पीछे जा रही है या आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, ये टाइम होता है ट्रीटमेंट लेने का, क्योंकि स्टार्टिंग में आप माइल्ड ट्रीटमेंट से काम चला सकते हैं, आप बॉल्डनेस को बचा सकते हैं। एक बार बॉल्डनेस आ गई, कोई एरिया बॉल्ड हो गया, तो उस पर बाल नहीं उगा सकते, फिर आपको ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है। पार्लर जाना ए सोल्यूशन और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना एक सोल्यूशन है। मैं आपसे एक जेन्युइन एडवाइस चाहता हूँ। आई नो आपका बिजनेस भी डिपेंडेंट है इस पे, हाँ ओके, बट लोगों की अगर हम जेन्युइनली हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से हम जेन्युइन हेल्प करना, बहुत लोग बैठे हुए हैं जो शायद एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ना जा पाए, पार्लर के पास जा पाए, बिल्कुल, मगर वो कोई हेल्प दे सकते हैं, ये जेन्युइन आई वांट टू नो। देखो अगेन यहाँ पे मैं कोई प्रो डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, न मैं एंटी पार्लर हूँ, न्यूट्रल। सो न्यूट्रल बात यह है कि अगर आप ब्यूटी रिलेटेड कुछ चाहते हैं कि मेरे बालों में चमक आ जाए, मेरे फ्रिजी बाल अच्छे हो जाए, तो आप पार्लर जाएंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेडिकली कई लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बाल कर लिए बचपन से, कुछ दवाई बताओ जिससे बाल सीधे हो जाए। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, आप पार्लर जाएंगे उसके लिए। जो लोग की हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक बीमारी है, तो वहाँ पे आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि वो आपकी हेयर लॉस को डायग्नोज करेगा। आपको एफ्लूवियम है, पैटर्न हेयर लॉस है, एरियाटा है, आपका हेयर लॉस क्यों हो रहा है, और फिर उसको उस तरह से ट्रीट किया जाएगा। वेयर एज मोस्ट ऑफ द कई आजकल हेयर ड्रेसर को कोई अच्छी नॉलेज हो गई, वो आपको गाइड कर देते हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया, पहला ये होता है कि हेयर लॉस है तो पार्लर जाएंगे, तो उसमें बहुत ही जेन्युइन हेयर ड्रेसर्स आजकल होते हैं, बताते हैं देखो ये आपका हेयर लॉस नॉर्मल नहीं है, सीजनल नहीं है, ये प्रॉब्लम है, आप इसको डॉक्टर के पास जाके ट्रीट करिए। सो दोनों ही तरफ से इट गोज बोथ द वेज। तो अगर आपका हेयर लॉस माइल्ड है, आपको लग रहा है कि नहीं 10-15 दिन से कुछ बाल झड़ रहे हैं, तो आप एक बार पार्लर पे जाके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं कि क्या करें। वो आपको सप्लीमेंट वगैरह बता सकते हैं, मे बी एक बेटर प्रोडक्ट बता सकते हैं। बट अगर लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम है, 3-4 महीने से ज़्यादा चल रही है, सर पे दिख रहा है कि नहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाके सही सलाह, सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे वो बात नहीं है कि आप किसके पास जाओ, आपके लिए बेस्ट क्या है। आपको अपने बाल बचाने हैं, आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांट करने से बचाना है, बॉल्डनेस बचाना है, तो आप एक सही टाइम पे अलर्ट होके सही स्पेशलिस्ट के पास जाओ। तो हेयर की बीमारी के लिए सही स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, और हेयर की ब्यूटी के लिए सही स्पेशलिस्ट है पार्लर। आपने मेडिकेशन की बात करी, कोई मैं पिल्स खा सकता हूँ जैसे कि आती है मल्टीविटामिन आती हैं, या हेयर की कोई स्पेसिफिक पिल्स है जो मैं खा सकता हूँ जिससे मेरा हेयर मज़ेदार दिखेगा? और इसी के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, अब उसको आप जो भी बोलिए, कोलेजिन, कोलाजिन, इसके सारे नाम हैं, डिपेंड करते हैं कौन सी कंट्री में हो आप। क्या वो मददगार है? बिकॉज आजकल सब लोग कोलेजिन को भी बहुत बोल के पी रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो कि बाल जी दबा के उगेंगे। करेक्ट पॉसिबल है? नहीं, तो इसमें अगेन क्यों हो रहा है हेयर फॉल? तो अगर आपका हेयर फॉल सीजनल है तो सप्लीमेंट्स अच्छा काम करते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बायोटिन। तो वो ना कि सिर्फ एक फैड है, वो एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि हाँ आपकी माइल्ड हेयर लॉस है तो आपके विटामिन डेफिशिएंसी से हो सकता है, तो बायोटिन उस गैप को फिल करता है। और ना सिर्फ बायोटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, हर सप्लीमेंट का रोल है। तो आप एक मल्टी विटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं जब आपको लगता है कि आपका खाना पीना डाइट गड़बड़ा रहा है, उस दौरान आप किसी बीमारी से रिकवर हो रहे हैं, तो उस दौरान आप ये मल्टी विटामिन सप्लीमेंट लें। बीमारी की वजह से जो हेयर लॉस हो रहा है उसके लिए अलग दवाइयाँ होती हैं विच कैन बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस पॉडकास्ट। तो उसमें DHT ब्लॉकर्स होते हैं, उसमें कुछ लोशन मिनोसिल वगैरह होते हैं जो कि मोस्टली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। उसमें डॉक्टर आपको चेक करके बताता है कि आपको इसकी नीड है कि नहीं, साइड इफेक्ट वगैरह सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है। सेकेंड, कोलेजन। तो ये आपने बड़ा अच्छा किया, कोलेजन के बारे में पूछा, क्योंकि अगेन मैं अपने पेशेंट को ज़्यादा सप्लीमेंट लेने से मना नहीं करता हूँ। ये बहुत ही बड़ा डिबेट है कि सप्लीमेंट काम करते हैं या नहीं करते हैं। ये मुझे पता है उससे कोई नुकसान नहीं है, इतना महंगा नहीं होता, तो आप 3-4 महीने ले लो। कोलेजन आई डोंट लाइक, क्योंकि ये नॉन साइंटिफिक होता है। कोलेजन आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा फैड हो गया है। जो कंपनी कोलेजन करती हैं वो असहमत होंगी मेरी इस बात से, लेकिन हम सारे डॉक्टर्स रेगनोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जब आप कोलेजन खाते हो, चाहे पाउडर में घोल के या कैप्सूल के फॉर्म पे, तो 99% आपके स्टमक में डिजोल्व हो जाता है। वो आपके स्टमक के डाइजेशन से वो खत्म हो जाता है, तो आपके बालों वालों तक पहुँचता नहीं है। अगर पहुँच भी जाए बालों के स्किन में तो कुछ करता नहीं है। हम लोग उसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। क्योंकि कई लोग हैं जिन्होंने खाया, उनको लगा नहीं मेरी तो स्किन बेटर हो गई, नहीं मेरे तो बाल बेटर हो गए, हम उसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। और इसकी स्टडीज़ हो रखी हैं। ज़्यादातर स्टडीज़ में कोलेजन खाने से बालों और स्किन में इतना कोई इंप्रूवमेंट
मिला नहीं। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब क्या है? जो जो मैं साइकोलॉजिकली फील करता हूँ, साइकोलॉजिकली कि हाँ फील गुड। फील गुड फैक्टर होता है कि हाँ ये किया मुझे बेटर लग रहा है। सो ये है, बट ये तो अब टेस्टिंग हो चुकी है एग्जैक्ट मेजरमेंट से कि कितना फ़र्क पड़ता है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अभी क्योंकि नया तो कॉस्टली भी है, तो अब अपना पैसा किसी ज़्यादा प्रोडक्टिव काम में लगाइए रादर देन कोलेजन। अब चलते हैं जो आपका फेवरेट टॉपिक है मेरे ख्याल से, जी वो है हेयर ट्रांसप्लांट, जी राइट? उसमें आप स्पेशलाइज करते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली। बिल्कुल। बहुत सेलिब्रिटीज के साथ काम करा आपने, वीरेंद्र सहवाग बीइंग वन बिग सेलिब्रिटी, एंड ऑफ कोर्स मेनी इन बॉलीवुड लाइक गुलशन ग्रोवर एंड टू नेम अ फ्यू ऑब्वियसली। काफियों के नाम मेरे को पता है, आप भी बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, यस बट यू डील विद ऑल ऑफ देम। यस। वो जब आपके पास आते हैं, ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज हमारी जितनी भी जनता है वो ऑलवेज सोचती है मैं अगर हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहा हूँ तो एक टबू है, लोगों को, दोस्तों को मत बताओ, और ये करना चाहिए, इसमें सक्सेस रेट क्या है? जी। तो आप बहुत सेलिब्रिटीज, चाहे वो क्रिकेटर हैं, बॉलीवुड हैं, आप उनके साथ काम करते हैं, वो किस फेज में आपके पास आते हैं कराने के लिए? देखिए आजकल क्या है, हेयर लॉस बढ़ गया है और लोग अवेयर भी हो गए और लोग अपनी लुक्स से अवेयर हैं। एक्टर्स के साथ, बॉलीवुड टीवी एक्टर्स के साथ, उनके लिए तो प्रोफेशनल नीड है। तो जैसे ही ग्रेड 1 ग्रेड 2 भी होते हैं, हेयरलाइन थोड़ी सी भी रिसीड होती है, दे स्टार्ट सीकिंग अ हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि उनका काम रिलेटेड है उससे। और वो चाहते हैं कि हमारी कैमरा पे, क्योंकि आजकल जो कैमरा है 4K कैमराज हैं, प्रॉपर लाइट, तो बहुत ज़्यादा आप मेकअप से छिपा नहीं सकते हो, तो वो अर्ली स्टेजेस में हेयर लॉस पे आते हैं। जो नॉन लेट्स से इस करियर से हटके, कैमरा फेसिंग करियर से हटके, क्रिकेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है या हमारे लेमैन, तो ये लोग जनरली ग्रेड 3 जब थोड़ी सी बॉडी ज़्यादा दिखने लगे, हम हैं 30s के लेकिन दिखते 40s में हैं, वो उस समय ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट सीख करते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट प्रोफेशनल लिंक नहीं है, वो मॉडल एक्टर नहीं है, लेकिन अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी लुक के लिए, जैसे आप अच्छी कपड़े पहनते हो, आपने बैलमेन की टी शर्ट पहनी हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो क्योंकि आप कर सकते हो वो, आप नॉर्मल एक 100 रुपये की टी शर्ट भी पहन सकते थे, बट यू आर वेयरिंग अ गुड टी शर्ट क्योंकि वो अपने लिए लोग करते हैं। बॉल्डनेस कोई बीमारी नहीं है, इसका ट्रीटमेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं करना ही है, बट पीपल डू इट बिकॉज इट लुक्स नाइस, यू नो, एक कॉन्फिडेंस देता है उनको, जो बोलते हैं चलो बाकी लाइफ में चीज़ें सेट है तो अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करें। तो ये लोग जो नॉन कैमरा वर्क से हैं, तो वो अपने ग्रेड 3 में ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट सीख करते हैं। एक फैन बॉय मोमेंट आ रहा है मेरे दिमाग में अबाउट वीरू भाई जी, ठीक है, ऑब्वियसली लेजेंड हैं, पूरा इंडिया उनको सर आंखों पे ही रखता है, मगर जब उनके बाल झड़े थे, वो किस स्टेज पे आपके पास आए? थोड़ी सी उनकी बात करना चाहूंगा मैं, बिकॉज आई थिंक जनता यहाँ जानना चाहेगी थोड़ा उनके बारे में भी, कि वो किस स्टेज पे आपके पास आए, आपने उनका क्या ट्रांसप्लांट करा, कैसे करा, क्योंकि उनके बाल तो हो गए हैं, वो तो हरियाली दिख रही है पूरी। जी जी जी। तो जब वीरू पाजी मेरे पास आए थे, तो उसको जिसको मैंने ग्रेड 6 एडवांस हेयर लॉस, सारा एरिया खाली हो चुका था, थोड़े से बाल थे पीछे, तो स्टेज पे आए थे और अपने क्रिकेटिंग जब खेलना बंद कर दिया उसके बाद आए थे, बिकॉज नाउ ही वाज कि अब अपने ऊपर वर्क करेंगे। सो अभी थे 3 साल, 3.5 साल, 4 साल हुए हैं उनके ट्रांसप्लांट को जो हमने किया है। सो फुल बॉल्डनेस थी, तो हमने उनके ऊपर काफ़ी मेहनत से काम किया, और जैसे वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा फैन बॉय मोमेंट था। और ना सिर्फ फैन बॉय मोमेंट, मतलब वो समय हम लोग बोलते हैं कि 3 इमोशन एक साथ काम कर रहे थे। डॉक्टर पेशेंट इमोशन काम कर रहा था, एक एज एन इंडियन, बीइंग एन इंडियन लेजेंड, एक धरोहर है इंडिया के लिए, वो एक काम कर रहा था कि यहाँ कुछ गलत ना हो जाए, और वो फैन बॉय मोमेंट काम कर रहा था। क्या ट्रोलिंग होती है आपकी अगर गलत हो जाता है ये काम? ये बहुत बड़ा फैक्टर था, और ये सिर्फ मुझे नहीं है, उनको भी लगा था, बोले कि ठीक है, आई एम नॉट वेरी, वो थे, मैं बहुत कन्विंस नहीं हूँ इस प्रोसीजर को लेके, तो बड़ा सोच समझ के करो, क्योंकि मुझे कई जगह से बोल दिया गया है कि आपका कुछ हो नहीं सकता, तो अगर आप कर रहे हो तो बड़े सोच समझ के करो, क्योंकि मैं भी दिखाने वाला हूँ, जैसे उन्होंने बोला था कि आप बताओ लोगों को, और लोग देखने वाले हैं, अच्छा होगा तो भी लोग देखने वाले हैं, और अगर बुरा हो गया तो लोग देखने वाले हैं, तो बड़ा सोच समझ के करो। तो मैंने भी, मेरे 2-3 बार उनसे मिला, बड़ा अच्छे से चेक किया, उन्होंने नहीं ये हो जाएगा, कर सकते हैं हम लोग, तो फिर वो किया था। सो ये ट्रोलिंग हो जाती अच्छी खासी अगर चीज़ें सही नहीं चलती, तो जो कि हो सकता है, मेडिकल प्रोसीजर है, आपने 100 अच्छा किया, 101वां कुछ गड़बड़ हो सकता है, बट यहाँ पे वो नहीं हो सकता था। बट आराम से करा लिया उन्होंने। कितने टाइम लगा उनका ये हेयर ट्रांसप्लांट करने में? तो बड़े आराम से कराया।
जनरली जैसे पेशेंट्स होते हैं उन्हें दर्द हो रहा है थोड़ा सा और लेटने में दिक्कत आ रही है, बट वो एक बार जो उनको लिटाया वो उठे बोले कि करो जो करना है, अब मैंने विश्वास करके दे दिया, अब करो जो करना है। तो 6 घंटे का प्रोसीजर था उनका, एक ब्रेक नहीं। कितने बाल डाले गए? उनका काफ़ी बड़ा, काफ़ी पीछे तक हमने किया है, तो तकरीबन 4,500 ग्राफ्ट्स उनका किया था हमने। अभी भी थोड़ा सा एरिया बचता है, जब कभी उनका मूड होगा तो करेंगे, बट 4,500 ग्राफ्ट का ये प्रोसीजर था, 6-7 घंटे चला था। बट जो भी उनका सेलिब्रिटी वाला स्टेटस सारा ट्रांसप्लांट के पहले, ट्रांसप्लांट के दिन और उसके बाद एज अ पेशेंट, एज अ फ्रेंड, अब हो गया। अब हमारा जो आपसे पूछना था, सवाल था, वो सब काम निकल गया। अब आई ट्रस्ट यू, जो करना है अच्छे से करो। तो उन्होंने 6 घंटे एक ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, वह लोग कर रहे हैं, कोई आने बोले हम लोग खिलाड़ी लोग हैं भाई, हमें कुछ नहीं होता, करो, सो वी डोंट माइंड। तो बड़ा अच्छा निकला था। सो अब जैसे अभी हम वीरू भाई की बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन जनता के भी है, मैं बस रिलेट कर रहा हूँ विद अ सेलिब्रिटी की, अगर वो करा सकते हैं तो हम भी करा सकते हैं ना बॉस। नाउ पॉइंट बीइंग कि अगर उन्होंने ये ऑपरेशन करवाया या ट्रांसप्लांट करवाया, ये कितना टाइम लास्ट करेगा ये बाल जो उनका लग गया है? तो अगेन ये बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट कल है, को बाल झड़ेंगे, रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट है, क्योंकि अब हेयर ट्रांसप्लांट पॉपुलर हो चुका है, लोग चाहते हैं करवाना, लेकिन ये क्वेश्चन है इसकी लाइफ कितनी होती है। देखिए जितनी लाइफ आपकी इन बालों की है जो हम ले रहे हैं, या कई बार बियर्ड के बाल भी लेते हैं, इसको डोनर कहते हैं। इसको डोनर कहते हैं, और बियर्ड भी एक अच्छा डोनर है, बॉडी हेयर भी यूज़ करते हैं। तो जितनी लाइफ इन बालों की है उतनी ही लाइफ आपके ट्रांसप्लांटेड बालों की है, क्योंकि यही बाल यूज़ हो रहे हैं। अब इन बालों की लाइफ कितनी होती है? जनरली ये रहते हैं, आप कोई भी एक बॉल्ड इमेजिन कर लो, बॉल्ड, तो अनुपम खेर, बाल चले गए, लेकिन ये बाल रहते हैं, ये बाल रहते हैं, बॉडी के बाल रहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन की वजह से जाते नहीं है बाल। और हम लोग ट्रांसप्लांट में भी मेक श्योर कि यही वाले बाल पिक किए जा रहे हैं। बट फिर भी एज के साथ, समय के साथ, अब जो बॉडी आपकी 30 साल की उम्र में है वो बॉडी आपकी 60 साल की उम्र में नहीं होने वाली है। तो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी एजिंग को बाईपास नहीं करेंगे, वो मेल पैटर्न को बाईपास करेंगे, हेयर लॉस को, नॉट एजिंग। तो समय के साथ ये भी सफ़ेद होंगे, समय के साथ इनमें भी थोड़ी सी वीकनेस आएगी। ये होता है वर्स्ट केस सिनेरियो कि जो 100 का 90 हो जाएगा, 100 का 85 हो जाएगा, बस वो एरिया बॉल्ड नहीं होगा। जहाँ ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है वो एरिया बॉल्ड हो सकता है। आपने फ्रंट में ट्रांसप्लांट किया, लेकिन 10 साल के बाद पीछे वाला एरिया बॉल्ड हो सकता है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ट्रांसप्लांटेड रूट्स ऐसे रूट्स हैं जिस पे मेल पैटर्न हेयर लॉस का फर्क नहीं पड़ता। ये बाल 10 साल, 20 साल, 30 साल भी अच्छे रहते हैं। चलिए डॉक, फैंटास्टिक मीटिंग विद यू। आज थैंक यू समीर। इतना बालों के बारे में सीखा है कि अब मुझे अपना हेयर केयर समझ आ गया। अब मतलब मेरे को मेरी जिंदगी अब क्लियर दिख रही है कि अगर बाल मेंटेन करके रखने हैं तो क्या करना है उनके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग बाय एंड टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए।